मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे ही आपदा आई, आप लोगों को पता चला तो आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्मेशन दी, आप खुद पहुँचे उनके पास और बताया आपने कि किस तरह की सिचुएशन है। किस तरह का आश्वासन प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आया उत्तराखंड को लेकर? देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें जो आती हैं उसकी वजह से आपदा के समय में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने उससे अवगत कराया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम पूरा सहयोग उत्तराखंड सरकार को करेंगे, जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको करेंगे। और उन्होंने हमको थोड़ा ढांढस भी बंधाया। महारानी टेहरी जो जिनका वो लोकसभा क्षेत्र है वो साथ में थी, गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी थे, अजय भट्ट जी जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे, हम चारों ही साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने हर संभव सहयोग के लिए हमको आश्वस्त किया। जी, भाई साहब, क्योंकि आप लोग राहत जो आपकी राशि है वो भी देने की बात कर रहे हैं और लगातार ये भी अब देखने में आ रहा है कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, सभी अपनी निधि से पैसे दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष में, ताकि आपदा के समय में लोगों तक मदद पहुँच सके। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा समय है जब हमको मदद करना चाहिए, जी, क्योंकि धराली गांव, ये और जो धराली मार्केट है, जी, ये यात्रा रूट होने की वजह से बड़ा संपन्न गांव था ये। और संपन्नता का कारण ये था कि वहाँ पर उनके होटल्स थे, होम स्टे थे, और जो उनकी वहाँ जो उत्पाद हैं, चाहे फल हों चाहे कृषि उत्पाद हों, उनका भी उनको अच्छा मूल्य मिलता था, मार्केट उनको उपलब्ध होती थी, जिसके कारण गांव में संपन्नता थी। आज वो सब कुछ उजड़ गया, न मकान रहे, न दुकानें रही, होटल्स नहीं रहे। यहाँ तक कि उनके जो बगीचे थे, जो खीर गंगा के मुहाने की तरफ थे, वो सब वॉश आउट हो गए हैं। जी। कहाँ दफन हो गए हैं कुछ पता ही नहीं है। सैकड़ों फीट मलबा वहाँ पर आ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही भीषण आपदा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबको सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि कल तक जो लोग खूब संपन्न थे, हंसते खेलते थे, आज उनके आंखों के सामने अंधेरा है। उनको भविष्य में अंधेरे की लकीर के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो उन लोगों को मानसिक रूप से ताकत देने की भी ज़रूरत है, और आर्थिक रूप से उनको सहयोग करने की ज़रूरत है। जी, भाई साहब, गृह मंत्री अमित शाह जो कि अभी पद पर हैं और एक लंबा अनुभव उन्होंने किया है, साझा किया है और जिस तरह से देख भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस गद्दे पर बैठने वाले गृह मंत्री बन गए हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और आप उनका विज़न किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप तो काफ़ी साथ रहते हैं। देखिए, पहले तो गद्दी पर सबसे लंबा कार्यकाल उनका हो गया है गृह मंत्री के नाते, उसके लिए बहुत बधाई है। लेकिन लंबा कार्यकाल होना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है। जी, उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम कार्यकाल का तो जिक्र करते हैं, जी, लेकिन उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए, उन ऐतिहासिक कार्यों को मैं समझता हूँ कि उस मामले में भी वो नंबर वन रहे हैं। जी, चाहे नक्सल आतंकवाद को समाप्त करने का उनका टारगेट हो, हम उस ओर बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। धारा 370 जो एक विभाजनकारी धारा थी, जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हमारे हजारों सैनिक बिना युद्ध के और आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, सिविलियंस मारे गए, तमाम तरह की महिलाओं के साथ जिस तरह के अत्याचार वहाँ पर हुए, बच्चों के साथ जिस तरह के अत्याचार वहाँ पर हुए, उससे बचा जा सकता था। वो एक आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पूरे कश्मीर को मुख्य देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये 370 के द्वारा किया गया। अब चाहे CIA हो, या फिर जो देश में जो दंगों का इतिहास रहा, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, आज लोग भूल गए हैं कि किस तरह से देश के अंदर आतंकवाद था, किस तरह से सीरियल ब्लास्ट होते थे,
और आतंकी आराम से देश छोड़कर बाहर चले निकल जाते थे। आज उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनके रास्ते बंद कर दिए गए, सबको समाप्त करने का काम किया जा रहा है और उसकी वजह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है, देश की प्रगति हो रही है। क्योंकि जो कानून व्यवस्था जिस देश में ठीक रहती है वो देश स्वाभाविक रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। जी, बस अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी इस उपलब्धि को बढ़ाया और इंदिरा गांधी जी का उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं सबसे लंबे कार्यकाल वाले। नहीं, मैं सोचता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि हमको कार्यकाल तो है ही, लेकिन जो काम इस दौरान हुए हैं, देश जहाँ एक फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था से आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। जी। देश आज जो हमारे शत्रु देश हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है और बात ही नहीं करता तो उनके घरों में घुस करके और उनको जो सबक सिखाया जाना चाहिए, जो जवाब उनको दिया जाना चाहिए, उनको जवाब देने में भारत आज सक्षम हुआ है और सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब हुआ है। अर्थ का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आप ये देखिए कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालना 8-9 साल में ही, क्या दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? तो एक उपलब्धियों भरा उनका जो कार्यकाल है, देश को मजबूत करने का जो उन्होंने काम किया है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस रूप में भी हम उनको याद करते हैं। जी, सब विपक्ष के नेता भी हैं, लगातार सवाल उठाते हैं और जब घोषित करने की बात आती है, कहा जाता है कि आप पेश करिए सबूत, तो वो नहीं दे पाते। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एसआईआर भी मुद्दा बन रहा है। देखिए, एक तरफ तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि कर्नाटक में एक लोकसभा सीट में 1.25 लाख मत ये फर्जी है, और दूसरी तरफ जब उन फर्जी मतों को हटाने का काम हो रहा है, जो एसआईआर है वो फर्जी मतों को हटाने का ही एक कार्यक्रम है। दूसरी तरफ उसके लिए और संसद की कार्रवाई को रोकते हैं। उनको सब पता है कि संसद में सरकार इस पर जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि ये जो काम करता है वो आयोग करता है और आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। उनका जवाब देने वाला कोई संसद में है नहीं, होता नहीं है। तो संसद के अंदर क्यों तुम भाई काम रोक रहे हो, देश की जनता का नुकसान कर रहे हो? आप ये देखिए कि इस बार 21 जुलाई को सत्र प्रारंभ हुआ और कल 8 जुलाई था। एक दिन भी हाउस नहीं चल पाया, व्यवस्थित हाउस नहीं चल पाया। तो इस तरह के बचकानी हरकत नेता प्रतिपक्ष करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर एक्सपोज हुए, ऐसे ही अपनी बात को स्वयं काट रहे हैं। संसद के अंदर कुछ बोल रहे हैं, संसद के बाहर कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं तो भटके हुए हैं ही, लेकिन देश की जनता को भी भटकाने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। जी, अब भाई साहब क्योंकि लगातार आप संसद से देश का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींच रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। इस बार के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लेकर के जा रहे हैं और जिससे उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान भी आकर्षित हो रहा है? नहीं, बहुत सारे विषयों पर मैंने बातचीत की। गरीबों का राशन है, उसको लेकर के मैंने बात की। जो प्रधानमंत्री सोलर गृह घर योजना है, उस पर मैंने बातचीत की। मैंने जो पर्यटन है उसको लेकर बातचीत की। तमाम ऐसे विषय हैं कि लगभग मुझे लगता है कि 8-10 विषयों को मैंने इस बार संसद में रखा है और केंद्र सरकार का ध्यान, राज्य सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करने का काम किया है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि तिरंगा यात्रा आप लोग चलाते हैं और हर साल ये भी देखा जाता है कि हर घर तिरंगा फहराने का काम बीजेपी पार्टी करती है। इस बार किस तरह से ये अभियान आप लोग चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये देखिए, तिरंगे की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने भारत होता है, अपना देश होता है,
देशभक्ति का भाव होता है। अपने सैनिक होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वो गरीब लोग होते हैं जिनको आज भी गरीबी की रेखा से बाहर निकालने की आवश्यकता है। वो लोग जिनके घरों में अभी भी रोशनी की ज़रूरत है। तो ऐसे तमाम लोग हमारे आंखों के सामने होते हैं। तिरंगा यात्रा केवल अपना ध्वज लेकर हम चल रहे हैं ऐसा नहीं है। तो हम उस समय पूरा देश का चित्र हमारे सामने होता है और उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये विचार हमारे सामने आता है। तो इसलिए तिरंगा यात्रा हम लोग पूरे सम्मान के साथ उस यात्रा को निकालते हैं और सब देशवासियों से कहते हैं कि इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हर किसी की भागीदारी हो, ये हमारा प्रयास रहता है। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि संसद में किस तरह के मुद्दे भी वो उठा रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी ज्वाइनिंग आपने किया ही है और लगातार ये लंबे समय से देखने में नजर आ रहा है के बाद एक ज्वाइनिंग आप करा रहे हैं। किस तरह से आज की भी ज्वाइनिंग रही है, क्या कुछ खास? देखिए, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही है वो व्यक्ति बीजेपी को आता है। और ये मैं इसके लिए कोई श्रेय का हकदार नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जिस प्रकार के कार्यों को धरातल पर उतारा गया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा लगातार जो संवेदन भाव के साथ जन सेवा में लगे हुए हैं, उसका एक परिणाम है कि आज जनता का प्रेशर जनप्रतिनिधियों पे है और जनता का प्रेशर जनप्रतिनिधि में होता है। वो भाव इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बनिए। आज बड़ी संख्या में ऐसे जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो निर्दलीय थे कल तक, वो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मैं कह सकता हूँ ये परिणाम का एक संकेत है। और 14 तारीख को 12 के 12 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। बड़ी जीत क्योंकि पंचायत चुनाव में आप लोगों ने दर्ज की, क्या कुछ? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव हो, केदारनाथ का बाई इलेक्शन हो, उससे पहले के बाई इलेक्शन रहे हो, हम लोग संगठन के बल पर जीत को अर्जित करते हैं। और उत्तराखंड के अंदर जब नगर निगम के चुनाव के बाद का जो परिणाम आया, उसके बाद मैंने उस समय भी कहा था कि पंचायत चुनाव में यही लहर रहेगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि 2027 में फिर तीसरी बार हैट्रिक बनाने का भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तराखंड के अंदर करेगी। जी, एक बड़ा, क्योंकि पहले रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा इंदिरा गांधी का, सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने दिया और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबसे लंबा कार्यकाल किया। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा समय काल परिस्थिति के आधार पर अनेकों महापुरुष पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। भारत भूमि का एक प्रकार का प्रभाव भी है। इस भूमि के अंदर जब जब समस्याओं का समाधान के लिए रास्ते तलाशे जाते हैं तो ऐसे महापुरुष स्वयं रूप से आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पर जिस प्रकार सारी रियासतों को एक किया गया, उनमें जो कमी रह गई थी वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने समाप्त किया है। चाहे धारा 370 का विषय हो, एक समान नागरिकता की पहल का विषय हो, मैं कह सकता हूँ कि और भी अनेकों ऐसी चीज़ें होंगी जिनको भविष्य के अंदर अब समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो कार्यकाल रहा वो इस देश के लिए एक प्रकार से वरदान साबित हुआ है और भविष्य के अंदर लंबे समय तक अभी गृह मंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उत्तरकाशी में आपने आपदा का निरीक्षण भी किया है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं? और क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार डटे हुए हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और तत्काल रिस्क लेकर वो उस स्थान तक गए हैं। तो उस स्थान के अंदर उन्होंने देवी आपदा की पूरी समीक्षा की है। अनेकों लोगों को रेस्क्यू किया गया, 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू हुए हैं और जो तो दबे उनको निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचेंगी और धीरे धीरे उस क्षेत्र को भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे किस तरह से मोर्चा उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाला हुआ भी है और उन्होंने 1 महीने का अपना वेतन भी जो है आपदा राहत कार्यों में दिया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से एक बड़ी ज्वाइनिंग आपने भारतीय जनता पार्टी में कराई है, किस रूप में ये ज्वाइनिंग कराई गई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम के बाद लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान था, अब मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी विधानसभा में आज की डेट में जितने भी जिला पंचायत के सामान्य सदस्यगण विजयी हुए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ गए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है, इस बात की वो है कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी में है। और सबका साथ भी हमारे सदस्य जो जुड़े थे उन्होंने कहा कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है
कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो कहीं न कहीं उस भावना का, उस जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उसका कहीं न कहीं लोगों के मन में असर पड़ा है और लोग बड़ी संख्या में हमसे जुड़ रहे हैं। अच्छा, कितनी बड़ी जीत आप इसको मान भी रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग शामिल भी हो रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक बड़ी जीत का संदेश भी। निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने काम पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जो अपनी जनता से, अपने क्षेत्र से जो वायदे करते हैं, जो एक सेवा का भाव रहता है, उस सेवा के भाव की परिणति लोगों के विश्वास के रूप में आज देखने को मिल रही है। भाई साहब, जिस तरह से उत्तरकाशी में आपदा जैसे हालात बने हैं, इस समय पे किस तरह से एक्टिव भी है सरकार, और क्या माना जाए, क्योंकि धामी जी भी लगातार डटे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी त्रासदी मैं ये कहूँगा, और जिस प्रकार से वहाँ पर ये घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से पूरा उत्तराखंड इस समय शोकाकुल है। और हम सबकी संवेदना है, जो वहाँ पर जिस प्रकार के भी लोग जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, और तमाम व्यवस्थाओं के साथ तमाम सारे लोगों का सहयोग और तमाम वो चीज़ें सब हो रही हैं जिनकी कि आज वहाँ पर ज़रूरत है। राहत के कार्य हों, चाहे वहाँ पर किसी प्रकार की और भी जो समस्याएं हैं, उन सब का समाधान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज पूरा प्रदेश और हमारे केंद्र के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैंने देखा कि उनकी पूरी दृष्टि और पूरी रात दिन एक फीडबैक वो ले रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से हो रहे हैं, किस प्रकार हम आपदा प्रभावितों को थोड़ा सा सुकून दे सकें, उनको राहत दे सकें। लेकिन अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं, जैसे आप लगातार आप भी संपर्क में हैं और जांच भी रहे, जान भी रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है हाल फिलहाल। निश्चित रूप से जो वहाँ पर तात्कालिक राहत की ज़रूरत थी, जिस प्रकार से वहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। तमाम आईटीबी से लेकर के तमाम चीज़ें वहाँ पर, हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के और तमाम हमारे एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ की सारी टीमें लगी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन में वहाँ पर ये स्थिति होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो मलबा आ गया था, उस मलबे के कारण अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं ये लगातार प्रयासों के बाद इसमें कहीं न कहीं जो परिणाम निकलेंगे, कहीं न कहीं लोगों को राहत देने वाले निकलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो 1 महीने की जो भी अपनी तनख्वाह हो है वो आपदा के क्षेत्रों के लिए खर्च करेंगे, उनको देंगे। किस रूप में आप उस पहल को भी देख रहे हैं, क्योंकि एक ज़रूरत भी है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी त्रासदी और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर प्रभावित हुए हैं, और मैं तो ये समझूंगा कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये जो पहल की है, निश्चित रूप से इसका अनुकरण सब करेंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को महसूस कर सके कि हमारे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सहयोग की भावना उन लोगों के प्रति वहाँ पर की ज़रूरतों के अनुसार चली। तो ये बहुत अच्छा अपने आप में निर्णय मानता हूँ मैं। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा था, क्या इसको आप ये भी मानते हैं कि जिस तरह से लगातार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्या ये भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं, इस तरह के आपदाओं के आने के? निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होना ये पिछले कुछ सालों से देखने को मिला। बिजली कड़कती थी पहाड़ में, बारिश भी लंबी हुआ करती थी, 6-6, 7-7 दिन बारिश रहती थी। लेकिन ये जो बादल फटने की जो घटनाएं विगत 6-7 सालों से हो रही है, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, इस पर निश्चित रूप से मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लाइमेट का इस पर असर पड़ा हुआ है। और हम लोगों को थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये दैवीय आपदा है, इसमें ये नहीं कह सकते कि अमुक जगह पर बादल फट जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए निश्चित रूप से जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, जो भूगर्भवेत्ता हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि आखिर इसके कारण कैसे, तो लगातार चिंतन हो रहा है। भाई साहब, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान आप लोग चलाते हैं, ये एक बड़ा संदेश दिया जाता है बीजेपी की ओर से भी, तो किस तरह से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और किस तरह क्षेत्र में भी ये कार्य किए जा रहे हैं कि हर घर तिरंगा फहराया जाए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। पिछले कई सालों से हम हर घर तिरंगा का कार्यक्रम करते हैं और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। और आज तो स्वतः स्फूर्त व्यक्ति खुद ही अपने मकान पर नया झंडा खरीद करके भारत माता का जो झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको फहराने का काम करते हैं, उसको लगाने का काम करते हैं। और संगठन स्तर पर भी व्यापक रूप से हमारे जितने भी हमारे बूथ से लेकर के और जिले से लेकर के प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम दिया जाता है, उसके अनुरूप ये कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बड़े उत्साह से
भारत माता का जो ये राष्ट्रीय ध्वज हम उसको फहराने का काम करते हैं। भाई साहब, बस मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है मुख्यमंत्री रहते हुए, बीजेपी के जो ऐसे नेता हैं, किस रूप में आप उसको देखते हैं, क्या कहें? निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे कि हम तो सौभाग्यशाली हैं और हमको उस कालखंड में मौका मिला जिस कालखंड में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे युवा ऊर्जावान त्वरित निर्णय क्षमता जिनके अंदर है, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी निर्णय क्षमता है, उसके अनुसार आज पूरे प्रदेशवासियों का उन पर भरोसा बढ़ा है। और निश्चित रूप से ये इस भरोसे का प्रतिफल है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो और चाहे इस समय पंचायत का चुनाव हो, जो हमको जीत मिल रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है, जो उनका सेवा का भाव है, जो उनका विज़न है और जो ऊपर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश है, ये उसका प्रतिफल है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक ऐसा ही रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, उन्होंने इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं, पूरे देशवासी सौभाग्यशाली हैं कि आज इस देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिनको आज पूरा विश्व देख रहा है और आज वो विश्व के नेता बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का हम सबका सौभाग्य है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए भोपाल राम टमटे जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।